प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? एकदम मस्त हो, मजे में हो, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे 12th फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर 2 है। और ये वीडियो जो आपका राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस है NCERT का, उसके ऊपर आधारित है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसका अपन ने एक लेक्चर कर लिया है जो आपका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था कि स्थिरवृत्ति क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, मात्रक, गुणधर्म और किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। और साथ साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठा करो, साथ साथ नोट्स भी बनाया करो। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 होगा जो होगा कूलाम का नियम। और उसके बाद हम करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत और उसके कूलाम नियम के ऊपर न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक थोड़ा सा द्रव्यमान और आवेश में अंतर। तो देखिए आपने यहाँ आज का टॉपिक है केवल आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो देखिए एक तरफ बना लो आवेश, एक तरफ बना लो आप द्रव्यमान, लिख लो, मैं सामने बना लीजिए। अब देखिए पिछले लेक्चर में आपने देखा था, नहीं देखा जाके देखिए कि आवेश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यही डिफरेंस है कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान के बारे में आज तक आपने क्या सुना है? क्या माइनस का 3 किलो, माइनस का 4 किलो, माइनस का 5 किलो नहीं सुना? तो यही यहाँ पे कि जो द्रव्यमान हो हमेशा 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, मीन्स द्रव्यमान आपका हमेशा धनात्मक होता है, जबकि आवेश आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये पहला डिफरेंस इधर लिखा हुआ है, आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। द्रव्यमान में लिखा हुआ है द्रव्यमान केवल धनात्मक। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। अब आगे बात करें पॉइंट नंबर 2 की। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी वस्तु का आवेश विराम अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में 2 कूलाम है तो गतिशील अवस्था में भी 2 कूलाम ही होगा, यानी आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अगर अपन दौड़ते हैं तो अपना द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये बात आपको हजम नहीं हो रही कि मेरे को लगता ही नहीं। हाँ, वो डे टू डे लाइफ में अपने को फील नहीं होता है, जनरल लाइफ में, मतलब सामान्य लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में आपको फील नहीं हो पाता है। क्यों फील नहीं होता है उसका भी आंसर देंगे अभी। तो पहले बात तो अपने को कि द्रव्यमान का वेग के सॉल्यूशन डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है? डिस्कस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अपन 12th फिजिक्स में जिन चीजों की बात करते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बहुत ही हल्के होते हैं। 11th क्लास में जो अपन चीजें देखते थे, इस साइकिल का पहिया वगैरह घूमता आपको दिखाई दे रहा था, कोई ब्लॉक है आप उसके धक्का लगाते, बल लगाते तो आपको दिखाई दे रहा था। तो एक बात तो ये भी आपको चीजें दिखाई नहीं देगी यहाँ पे, और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है। और आप जानते हो F बराबर क्या होता है? m, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, फॉर्मूला होता है। अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन है, अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो याद कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो याद करो। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है इसका द्रव्यमान है। मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन पर 1 न्यूटन का बल लगा दूं, द्रव्यमान कितना है इसका? 9.1 इंटू में 10⁻31 इंटू में a। अगर यहाँ से a का मान निकालेंगे तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या आएगा? 1/9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 को लगभग 10 मान लें अपन, तो लगभग 10 मानने पे नीचे 10⁻30 बन जाएगा, यानी 10⁻30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खतरनाक त्वरण आ रहा है, खतरनाक 10⁻30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ अपने को द्रव्यमान का वेग के साथ रिलेशन डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला? आवेश वस्तु के वेग पर डिपेंड निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अगर अपन चलते हैं अपना द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने को फील नहीं होता। उसका आंसर ये है क्योंकि अपनी स्पीड जो होती है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत बहुत कम होती है। यहीं पर अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसके आसपास चलेगी, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। m बराबर m0 बटे में √1 माइनस v² बटे c²। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला ही जानना है कि इसके अनुसार ऐसा होता है। इसका डेरिवेशन के बाद आगे BSc वगैरह में जाओगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 12th में इसका डेरिवेशन नहीं है। यहाँ पे m क्या है? m होता है गतिशील द्रव्यमान, गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान। m0 होता है विराम अवस्था में द्रव्यमान, और यहाँ पे v होता है वस्तु का वेग, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग होता है। ये बात समझा देखिए।
मान लो अगर किसी वस्तु का, मान लीजिए आप हो, आपको आपका द्रव्यमान बढ़ता हुआ फील नहीं होता जब आप चलते हो। क्यों नहीं होता? उसका आंसर है भाई आपकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर मान लो लगभग, इससे खतरनाक तो क्या हो गए 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नीचे क्या है, अगर v बटा c को मैं देखूंगा तो नीचे क्या है 3 इंटू 10⁸ सोल्व करोगे तो वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर मान निकालो तो 100⁻2 और नीचे कितना 3 इंटू 10⁸ का वर्ग, यानी ऊपर 10⁻4 और नीचे क्या 10⁻16 एक तरह से, यानी क्या आएगा 10⁻12, यानी 10⁻12 यानी 0 पॉइंट बहुत कम। यानी समझ आ रही है बात, कैलकुलेशन है कि 1 में से बहुत ही छोटी बहुत ही कम क्वांटिटी घट रही है। तो आपका 1 माइनस 0 एक तरह से, यानी v, अगर v लेस देन c है, अगर v का मान प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है तो v बटा c को आप लगभग 0 मान सकते हो। तो यहां से क्या आएगा m बराबर m नोट, रूट के अंदर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, तो यानी m बराबर m नोट ये आपका आ जाता है। कब? जब किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है तो उसका द्रव्यमान आपको बढ़ा हुआ नहीं लगता, उतना ही रहता है। लेकिन यहीं पर मान लो v बराबर c हो जाए, मान लो v बराबर c हो गया, v बराबर c हो जाएगा तो देखो v बराबर c होगा तो v बटा c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस से ज्यादा 0, यानी m बराबर m नोट वर्गमूल के अंदर 1 माइनस 1, यानी m बराबर m नोट बटा 0। और कुछ भी जो क्या होता है अनंत, यानी m बराबर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा हो जाता है आपको फील कराने के लिए कि जब वेग बढ़ता है तो द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। क्लियर? इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काम की बात कि आवेश वस्तु के वेग पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान विराम की तुलना में बढ़ जाता है, अधिक होता है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3, वैद्युत आवेश क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, लेक्चर पर देखा है क्वांटीकृत हमने पढ़ लिया कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कभी भी आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन ना जाता है या ना आता है, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5, 3.5, 4.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आवेश संभव नहीं होता है। इसे ही बोलते हैं क्वांटीकरण, यानी वैद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, जबकि द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभिस्थापित नहीं। यही पॉइंट नंबर 3, वैद्युत आवेश क्वांटीकृत राशि है, जबकि द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी स्थापित नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, वैद्युत आवेश संरक्षित राशि। वैद्युत आवेश किस राशि? संरक्षित, यानी वैद्युत आवेश को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट। इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर कर सकते हो। आप इसको ना बिगाड़ सकते हो और ना बना सकते हो। यही है वैद्युत आवेश संरक्षित राशि। जबकि क्लियर होगी बातें वाली, वैद्युत आवेश संरक्षित राशि लेक्चर फर्स्ट में मैंने बातें भी की थी सारी वहां पे। द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है। द्रव्यमान एक कंजर्व क्वांटिटी संरक्षित राशि नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है आइंस्टीन का, E बराबर mc²। आपने देखा जाओगा कॉपी वगैरह आती है उसको भी E बराबर mc² समझ लिखा होता है, जहां पे C क्या होता है? C होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, m होता है द्रव्यमान, E होती है ऊर्जा। तो यहां से देखिए m बराबर E बटा c², द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हो। द्रव्यमान एक संरक्षित राशि नहीं। तो ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, वैद्युत आवेश संरक्षित है। यहाँ पे लिखा हुआ द्रव्यमान में, द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है। द्रव्यमान को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? तो ये पॉइंट नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। देखिए इससे पहले आपने 11वीं क्लास में दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? देखिए इनके मध्य लगने वाला, अगर दूरी इनके बीच की r है तो F बराबर Gm1 m2 बटे में r² होता है। ऐसे अपन यहाँ पढ़ेंगे, जो आगे लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे तो कूलाम का नियम। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया पे देता हूँ कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं, तो यहाँ इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ इसको मैं ग्रेविटेशन करता हूँ गुरुत्वाकर्षण, ये होता है K Q1 Q2 बटे में r²। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है
वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। क्लियर है? दो द्रव्यमान एक दूसरे को खींचते हैं आपस में, मतलब दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। कब? अगर दोनों आवेश सेम है, अगर दोनों आवेश समान प्रकार के प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण दूर भागेंगे, और मान लो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस या माइनस प्लस, तो ये दोनों हो गए विपरीत प्रकृति के, तो ये एक दूसरे को पास आने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आदमी इंसानों की तरह। समझते हो ना? वो तो प्लस माइनस, तो ये यहाँ पे होता है। पहले पढ़िए बात कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्तर विद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, लेकिन दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। इतनी बात के लिए अब आगे आते देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे एक आवेश है तो द्रव्यमान भी है। यानी अगला जो पॉइंट है, अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। अगर किसी के पास चार्ज है, आवेश है, तो उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व इस दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। एग्जाम्पल दूं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान होता है कितना? 1.67 लगभग 10⁻⁻⁷ किलोग्राम। क्या न्यूट्रॉन पे कोई आवेश है? क्या न्यूट्रॉन पे कोई आवेश है? न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। तो यही है कि अगर लास्ट पॉइंट, आवेशित वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। अगर किसी के पास, सीधी भाषा में बात करें, किसी के पास चार्ज है, किसी के पास आवेश है, उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। हाँ, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन। ये लास्ट पॉइंट है आपका, आवेशित वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जिसके पास आवेश है उसके पास तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। तो ये कुछ आपके डिफरेंस थे आवेश और द्रव्यमान को, मतलब डिफरेंस अंतर के रिलेटेड। ये था आज का शॉर्ट टॉपिक। इसके बाद जो लेक्चर आएगा बड़ा ही शानदार होगा, कूलाम का नियम, सारे कंसेप्ट, और उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत और न्यूमेरिकल। तो आप बने रहिए साथ। और ये सारे वीडियोस आपके एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी पास आउट हो गए वो भी, जो नए लोग आ गए वो भी। ठीक है भाई, 12th में पास आउट हो गए चले गए तो वो भी, जो पीछे आपके छोटे भाई है उनके साथ चैनल की लिंक शेयर कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।